नमस्कार। कक्षा 10 अध्याय 1 के बारे में अपन को जानकारी लेनी है। इससे पहले की कक्षा में हमने मौर्य काल किस प्रकार से शासन सत्ता स्थापित हुई उसके बारे में जिक्र किया था। आज का प्रकरण है मौर्य कालीन राजा, यानी कि मौर्य काल में कौन कौन से राजा हुए थे। ठीक है, इन राजाओं के बारे में आज का जो है हमारा प्रकरण है। ठीक है, मौर्यकालीन राजा। हमारे पाठ्यक्रम में मौर्य काल में जो राजा हुए उनके बारे में जानकारी करनी है। अब उन राजाओं के बारे में कौन कौन से राजा थे, मुख्यतः 3 राजाओं के बारे में जिक्र हुआ है। ठीक है, सबसे पहला जो है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में इस जो राजा बना इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र ही बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद जो राजा बना वो बना अशोक। इन 3 राजाओं के बारे में अपनी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है। चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, तीनों के बारे में और इनकी उपलब्धियां। एक तो इनके बारे में, एक इनकी उपलब्धियां। उपलब्धियों का मतलब किस प्रकार से राजा बने, राजा बनने के बाद इनके अपने समय पीरियड में कैसे शासन किया, क्या क्या कार्य करवाए, ये सारी की सारी चीजें अपन को इसमें पढ़ना है। चंद्रगुप्त बारे में अपन ने कुछ जानकारी पहले हासिल की है। इससे पहले के जो वीडियो बना उसमें अपन ने कुछ इसके बारे में पढ़ा है। थोड़ी बहुत चीजें और पढ़ लेते हैं जो हमें देखनी है। हमें पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिस व्यक्ति ने निभाई वो था चाणक्य। ठीक है, चाणक्य कह दो, विष्णुगुप्त कह दो, कौटिल्य कह दो, एक ही व्यक्ति है। चाणक्य की एक कई बार पुस्तक पूछी जाती है और उस पुस्तक का जो नाम है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक छोटा प्रश्न है, कई बार पूछ लेता है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, कोई भी एक ही व्यक्ति है। ठीक है, ठीक है, अर्थशास्त्र। और इस अर्थशास्त्र नाम से तो ये आर्थिक लगता है, लेकिन इसमें आर्थिक बातें नहीं बताई गई है। इसमें जो सारी बातें बताई गई है वो राजनीतिक व प्रशासनिक बताई है। राजनीतिक और प्रशासनिक बातें बताई गई, ये याद रखना। यानी कि राजा को क्या कार्य करने चाहिए, राजा का चुनाव कैसे होगा, राजा क्या क्या कार्य करता है, राजा और प्रजा के मध्य कैसे संबंध है, राजा को कौन सहयोग करता है, ये सारी बातें, और प्रशासन कैसे चलाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दंड किस बारे में बताया गया है, न्याय के बारे में बताया गया है। मौर्यकालीन सारी व्यवस्थाओं के बारे में जिक्र कर रखा है इस पुस्तक में। ये थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ जो आता है वो समझना, मेघ मेघस्तनीज है। ठीक है, इसकी एक पुस्तक है इंडिका। ठीक है, ये याद रखना। पहले तो ये देखो मेघस्तनीज कौन है। मेघस्तनीज यूनान के राजा का दूत, राजदूत। ठीक है ना, यूनान के राजा का राजदूत था। ठीक है, यूनान के राजा का ये राजदूत था, और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में रहा था। ठीक है, इसलिए उस समय की जो भी शासन व्यवस्था थी, उस समय का जो समाज था, उस समय में जो भी कार्य हुए थे, ये सारी की सारी इसने अपने आंखों से जो हाल देखा उसी का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में कहा। ठीक है, यहां से एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है
वो क्या बनता है, कई बार पूछ ले मौर्यकालीन शासन व्यवस्थाओं के बारे में हमको किन ग्रंथों से जानकारी मिलती है, कोई दो ग्रंथ के नाम बताइए। 2 नंबर का प्रश्न पूछ ले तो हम चाणक्य का अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका, ये दोनों बता सकते हैं। ठीक है, बाकी के मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। अब आगे जो आता है वो हमारे महत्वपूर्ण 2 राजाओं के बारे में जिक्र करना है, एक बिंदुसार और अशोक। अब अपन पढ़ेंगे बिंदुसार और अशोक के बारे में। बिंदुसार, सबसे पहले हमें पता है बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा था। मगध में बहुत भयंकर अकाल पड़ा, तो अकाल पड़ा तब क्या करा, बिंदुसार ने अपना शासन त्याग दिया, शासन को छोड़ दिया, छोड़ करके अपने बेटे को सौंप दिया। बिंदुसार को सौंपने के बाद भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत चला जाता, कर्नाटक श्रवणबेलगोला एक स्थान है मैसूर में, वहां चला जाता है। मगध का जो राजा है वो बिंदुसार बन जाता है। ठीक है, मगध का जिक्र आता है। वर्तमान समय में बिहार की जो राजधानी पटना है, उस पटना वाला क्षेत्र ही मौर्य काल में मगध कहलाता था, जनपद काल में मगध कहलाता था। ये बात अपन को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक है, इस प्रकार का अपन को ये ध्यान रखना है। आगे क्या होता है, बिंदुसार भी अपने पिता के समान बहुत ही सुसंपन्न कुशल नेतृत्व वाला और सारे के सारे उत्तराधिकारी के रूप में जो अपना साम्राज्य मिला, उस साम्राज्य की देखरेख बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करता है। अपने पिता के जो चरण हैं उनके अनुसार ही चलता और एक मौर्य साम्राज्य को बहुत अच्छी दिशा निर्देश ये करता है। ठीक है, बिंदुसार को अमित्रोचेष्टक भी कहते हैं। ये कई बार आता है अमित्रोचेष्टक कहते हैं यूनानी ग्रंथों में। जो यूनानी ग्रंथ है उस यूनानी ग्रंथ में इसको अमित्रोचेष्टक कहते हैं बिंदुसार को। ये बात अपन को याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद में अपन को इसके बारे में और जो जानकारी है, इसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य, ये याद रखना। तीसरी इसके बारे में, इसके समय में यूनान से इसके दरबार में यूनान से राजदूत आया। ठीक है, मिस्र से राजदूत आए, यूनान और मिस्र से इसके समय में राजदूत आए। ठीक है, अब मिस्र से जो राजदूत आए उस समय जो मिस्र का राजा था डायोमेकस, ठीक है, नियाकर्स भी नाम आता, नियाकर्स का राजदूत था डायोनिशियस। डायोनिशियस इसके दरबार में आया था और जो बिंदुसार ने है मिस्र के राजा से 3 चीजों की मांग की, ये याद रखना। एक तो मदिरा, एक अंजीर और एक दार्शनिक।
इन 3 चीजों की मांग की थी मिस्र के राजा से। बिंदुसार ने मिस्र के राजा से 3 चीजें मांगी, मदिरा, अंजीर और दार्शनिक। मिस्र के राजा ने मदिरा दिया, अंजीर दी, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है हमारे कानून के मुताबिक दार्शनिकों का व्यापार नहीं होता, अर्थात हम दार्शनिक नहीं दे सकते। ए दार्शनिक का मतलब ज्ञानी पुरुष, ठीक है ना, ज्ञानी पुरुष। दार्शनिक का मतलब ज्ञानी पुरुष ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते, बाकी ये दोनों चीज होते हैं, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना, इसके बारे में ये छोटी सी बातें हैं। बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार भी किया, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा। फिर उसके बाद में बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो इसका उत्तराधिकारी बना, उत्तराधिकारी वो बना अशोक महान। देखते हैं अब अशोक महान के बारे में। तीसरा मौर्यकालीन राजा अशोक। पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम सुभद्रा मिलता है, याद रखना, पिता बिंदुसार और माता सुभद्रा थी। अशोक के बारे में सुनो। सबसे पहले जिस समय अशोक राजा बना, इसका रवैया कुछ अलग था और बाद में इसका रवैया कुछ अलग हो गया, ठीक है। बताया जाता है अशोक ने सत्ता प्राप्त करने के लिए, अर्थात शासन राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की, ठीक है, ये याद रखना। यानी कि सत्ता प्राप्ति के लिए इसने अपने 99 भाइयों की जो है हत्या करके ये राजा बना था। कुछ ये इसके बारे में बताया जाता, पहली बात। दूसरी बात इसके बारे में वो आता है कलिंग का युद्ध। इस युद्ध का इसके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वो क्या पड़ता है? 261 ईसा पूर्व, अपन बात कर रहे हैं ईसा से पहले की, ठीक है, ये याद रखना। 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ था, वो युद्ध था कलिंग। सबसे पहले कलिंग कहां है? वर्तमान समय में उड़ीसा, ये याद रखना। जो हमारा उड़ीसा राज्य है, उस उड़ीसा राज्य में कलिंग है। कई बार भारत के मानचित्र में ये पूछता है कलिंग कहां है, ठीक है। कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ के हाथी बहुत फेमस है, ये याद रखना, हाथी, ठीक है। 261 ईसा पूर्व में बताया जाता है कलिंग का युद्ध हुआ, और इस कलिंग के युद्ध में बताया जाता है कि करीब करीब 1 लाख लोग को ये मौत के घाट उतार देता है, और करीबन 1.5 लाख लोगों को तहस नहस कर देता है, कि हाथ तोड़ पांव भांग करके ये रख देता है। ऐसा इसके बारे में बताया जाता है। जब ये दृश्य अपनी आंखों से बाद में देखता है तो इसके मन परिवर्तन हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जो इसकी नीति इस कलिंग युद्ध से पहले जो युद्धि थी वो थी भैरी घोष की नीति। भैरी का मतलब होता है दुश्मन की नीति। भैरी घोष की नीति थी। अब उसके स्थान पर जो है उसने धर्म की नीति का अनुसरण किया। धर्म की नीति का अनुसरण किया, अर्थात धार्मिक आचरण वाला व्यक्ति बन गया। उसके हृदय परिवर्तन हो गया कलिंग युद्ध के बाद। ये थोड़ी सी बात अपन को बारे में जाननी है। अब आगे देखते हैं क्या है फिर। सबसे पहले अशोक के जो कार्य हैं उनके बारे में देखते हैं।
इस कार्य में सबसे पहला आता है धम। अशोक का धम क्या है? ठीक है, सीधा सीधा एक शब्द में लिखो, नैतिक आचरण। एक शब्द में उत्तर है नैतिक आचरण। धम का मतलब है हृदय परिवर्तन, जीवों के प्रति दया रखना, मार काट लड़ाई झगड़े से दूर रहना। ये अपन महात्मा गांधी के जो अहिंसा संबंधी सिद्धांत है, वो अहिंसा संबंधी सिद्धांत ही इसे अशोक के धर्म में आते हैं। ये बात अपन को ध्यान रखना। जिस प्रकार वर्तमान समय में हम महात्मा गांधी के जो अहिंसावादी विचार अपन जानते, वही अहिंसावादी विचार जो है अशोक के समय में थे, उनके नैतिक कार्य थे। अब उस नैतिक कार्य में अपन क्या क्या कर सकते हैं? सरायों का निर्माण कराना, पेड़ पौधे लगाना, पशु पक्षियों की रक्षा करना, दाना पानी देना, गरीबों की सेवा करना, अनाथों की सेवा करना, ठीक है, जो लोग माता पिता की सेवा नहीं करते उसको सजा देना। ऐसे जो सारे परोपकारी कार्य है, वो सारे के सारे परोपकारी के कार्य अशोक ने इस धर्म के तहत करने शुरू किए। एक तो ये बात धर्म की ध्यान रखना। दूसरा इसका जो है अभिलेखों को लेकर आता है। अशोक मौर्य काल में पहला राजा हुआ जिसने अभिलेखों का लिखना प्रारंभ किया। अभिलेख का मतलब होता है लिखावट, और वो लिखावट जो है शैल के ऊपर। ये अभिलेख तीन रूपों में मिले हमको। एक तो शिला पर मिले, इसलिए शिलालेख कहलाए। तांबे के ऊपर लिखे मिले, ठीक है, शिलालेख, ताम्रलेख और अभिलेख। ठीक है, जो शिलाओं के ऊपर बड़ी बड़ी पत्थरों की जो चट्टानें होती है, उस चट्टानों के ऊपर अशोक के जो आदेश थे, उन आदेशों को उत्कीर्ण करवाया, उनको लिखवाया और लिखा करके जो है, जो सार्वजनिक स्थान है, बाजार है, मंदिर है, वहां पर लगाए, ताकि जो भी जनता, आने जाने वाली जनता हो, वो जनता उनको पढ़ सके, लिख सके, देख सके और उनको फॉलो कर सके, अर्थात उनको अपना सके। इसलिए उन्होंने सारी की सारी बातें जो है शिलालेखों को लिखाई। अब इस शिलालेखों के बारे में दो चीजें और जाननी। नंबर एक चीज सबसे पहले जाननी है, एक टिफेंटर नाम का अंग्रेज अधिकारी था, टिफेंटर। ठीक है, इसने 1750 में पहली बार जो अशोक के शिलालेख हैं उनका खोजा था। पहली बार देखा कि ये अशोक के शिलालेख है, टिफेंटर ने 1750 में। ये बात याद रखनी। दूसरा जो है वो है हमारा 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप, ये भी अंग्रेज अधिकारी है। इसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का प्रयास किया। दोनों प्रश्नों को गौर से समझिए। टिफेंटर ने तो सबसे पहले पता लगाया कि हाँ ये चीज है, किसकी है? अशोक की है। ठीक है, और जेम्स प्रिंसेप ने ये इसके ऊपर जो लिखा है, ये लिखने का प्रयास किया, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये पढ़ा। तो पढ़ने का प्रयास है जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में किया, और टिफेंटर ने जो है इसको खोज निकाली। किसकी खोज निकाली? शिलालेखों की। किसके शिलालेख? अशोक के शिलालेख। दूसरा कार्य ये रखना, धम हो गया, अभिलेख हो गया। अब इस अभिलेखों में एक बात आती है, अशोक के अभिलेखों की संख्या जो है 13 बताई जाती है, यानी कि 13 जो है ये शिलालेख मिले, जो 8 स्थानों पर मिले। 8 स्थानों पर कुल 13 शिलालेख मिले हैं। इन 13 शिलालेखों में इसके जगह जगह जो है इसके आदेश थे, इसके नियम थे, इसके कानून थे, वो सारे कानून इसमें लिखे हुए। इन 13 शिलालेखों में जो 13वां नंबर का है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न में पूछा गया है। इस 13वां शिलालेख में जो बताया गया वो क्या बताया गया, ये बात समझना। एक तो जो मैंने इससे पहले बताया था कि 261 ईसा पूर्व में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के बारे में, कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध। उस कलिंग के युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। यह बात ध्यान रखना। और दूसरी बात, इस शिलालेख में एक और लिखी हुई है, अशोक के जो दक्षिण राज्यों के साथ जो संबंध थे, उस संबंध के बारे में भी इसमें लिखा हुआ। तो ये दोनों बातें जो है इसमें लिखी है। ठीक है, तो हमने धर्म के बारे में बताया, अशोक के शिलालेखों के बारे में बताया, शिलालेखों के बारे में चर्चा की। इस प्रकार से आज की जो क्लास में हमने पढ़ा, मौर्य काल के जो 3 राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, उन तीनों के बारे में हमने संक्षिप्त में जानकारी हासिल की। ठीक है, कि किस प्रकार से राजा बने, कहां से कहां तक उनका शासन रहा, और अपने शासन काल में क्या क्या कार्य किए, ये चीजें जो है हमने पढ़ी। अगला जो हमारा चैप्टर है,
जो होगा इसी पाठ का वो होगा मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। अर्थात मौर्य काल में जो पूरा ये तीनों राजा थे, इन राजाओं ने शासन को कैसे चलाया, उस शासन व्यवस्था के बारे में, उस मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अपन जो है अध्ययन करेंगे। जय हिंद।